नेक्स्ट क्वेश्चन हम 31 का और पार्ट देख रहे हैं। जब हम 5 मार्क के क्वेश्चन की बात करते हैं तो वहाँ पर हर क्वेश्चन में हमारे पास इंटरनल चॉइस है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन और उसके और में एक और क्वेश्चन हमको मिलेगा। दोनों क्वेश्चन को हमको बड़े ध्यान से पढ़ना है और हम जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, हमको जहाँ मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांस हैं, हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको पूरे पेपर को केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो दूसरे पार्ट पर जरूर ध्यान देना है हमको, है ना। क्योंकि अगर हम 99 मार्क्स की बात कर रहे हैं, हम 99% की बात कर रहे हैं, 98% की बात कर रहे हैं, तो हमें एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। एक भी मार्क हमारा नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है और पार्ट हम देख रहे हैं, डिफाइन वेव फ्रंट एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम रे। ओके, यहाँ पर हमारे पास में हाइगन वेव फ्रंट थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस गिवन है। बी पार्ट यहाँ पर गिवन है, यूजिंग हाइगन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द पैसेज of a plane wavefront from the denser medium to rarer medium and verify Snell's law। मतलब हमको यहाँ पर Snell's law वेरीफाई करना। फिर से यहाँ और पार्ट में हमारे पास में एक डेरिवेशनल क्वेश्चन है। सी पार्ट हम देख रहे हैं, इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरफेरेंस का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आता है। 600 नैनोमीटर एंड द एंगुलर विड्थ फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज 0.1 डिग्री, फाइंड द स्पेस बिटवीन टू स्लिट्स। ओके, तो यहाँ पर भी सिंपल फॉर्मूला हमको यूज करना है। डी पार्ट हमको दे रखा है, टू डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। मतलब कि जो हमारा वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है उसका मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पर एक क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया है। यहाँ से हमारे पास में पूरा चैप्टर हमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द वेव फ्रंट। तो यहाँ पर वेव फ्रंट को अगर हम डिफाइन करें तो वेव फ्रंट आर द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट हैविंग सेम फेस। ओके, क्या लिख सकते हैं आप, वेव फ्रंट का डेफिनेशन लिख सकते हैं, वेव फ्रंट, ओके, वेव फ्रंट्स आर लोकस ऑफ ऑल पॉइंट हैविंग सेम फेस। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड याद रखना है, सेम फेस, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉइंट, लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ all points having same face, having same face। ओके, जिनका फेस क्या हो, सेम हो। जैसे अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, है ना, पॉइंट सोर्स की बात करते हैं, और यहाँ से वेव ऐसे ऐसे ट्रांसमिट हो रही है, ये वेव्स ऐसे निकल रही है। ओके, तो हम यहाँ पर एक वेव कंसिडर किया, फिर यहाँ पर दूसरा वेव हमने कंसिडर किया, फिर यहाँ पर हमने तीसरा वेव कंसिडर किया, हमने यहाँ पर चौथा वेव कंसिडर किया, सारी ऐसे निकल रही है। तो इनका अगर हम पीक पॉइंट देखें, जहाँ पर मैक्सिमा हमको मिल रहा है, जहाँ पर मैक्सिमम फेस है ना, तो यहाँ पर हम एक स्फेरिकल वेव फ्रंट पाएंगे। तो अगर हम पॉइंट सोर्स की बात करें तो पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट क्या होते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं। ओके, इनको हम कहेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, ऐसे ही अगर हमारे पास में एक लाइन सोर्स है, ठीक है, अगर हमारे पास में लाइन सोर्स है तो लाइन सोर्स के वेव फ्रंट कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होते हैं। ये हमारे पास में एक लाइन सोर्स है और इसके वेव फ्रंट कैसे होंगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होंगे, है ना, ऐसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होंगे। तो अगर ये लाइन सोर्स है ना, ये लाइन सोर्स है, तो इसके वेव फ्रंट कैसे हैं, ये स्फेरिकल नहीं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कैसे हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, है ना। तो यहाँ पर हमको वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, हमको डेफिनेशन वेव फ्रंट का समझ में आया। अगर हम इसको रे से डिफरेंट करें तो वेव फ्रंट जो है वो हमको बताता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम फेस, है ना। और ये जो होते हैं इनका जो सरफेस होता है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है।
पर रे जो होती है वो वेव की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका जो बी पार्ट है, हमने यहाँ पर वेव फ्रंट का डेफिनेशन लिखा फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट हम यहाँ पर लिखेंगे रे शोज द डायरेक्शन ऑफ, रे शोज द डायरेक्शन ऑफ वेव, शोज द डायरेक्शन ऑफ वेव। ओके, और while wavefront are combination of wavefront are the surface, ठीक है, वो क्या होंगी, सरफेस होंगी, having same phase, सरफेस ऑफ सेम फेस, मतलब कि ऐसे सारे पॉइंट की सरफेस जहाँ पर फेस सेम होगा उसको हम कहेंगे वेव फ्रंट, है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम फेस विच फॉर्म अ सरफेस, विच फॉर्म अ सरफेस, जो सरफेस बनाएंगी, एक सरफेस बनाएंगी जिनका फेस सेम होगा, एंड दिस सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये वाला पॉइंट भी हमको लिखना है, ऑलवेज वेव फ्रंट आर सरफेस ऑफ वेव फ्रंट, surface of wave front always perpendicular to the ray, रे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये भी एक डिफरेंस यहाँ पर हम लिख सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बी पार्ट इसका आता है। क्वेश्चन में गिवन है यूजिंग हाइगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स draw a diagram showing the passage of a plane wavefront from denser to rarer medium using it। हमको डिराइव करना है स्नेल्स लॉ, मतलब कि हाइगन वेवफ्रंट थ्योरी की हेल्प से हमको रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को बताना है। हम अगर रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को बताना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको एक इंटरफेस लेना पड़ेगा, है ना। हमने यहाँ पर सबसे पहले एक इंटरफेस लिया, ये है इंटरफेस, और ऊपर वाला मीडियम उन्होंने कहा है कि रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। तो ऊपर वाला मीडियम हमने यहाँ पर डेंसर कंसिडर किया और नीचे वाला मीडियम हम रेयरर कंसिडर कर रहे हैं। इस डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 𝜼1 और रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 𝜼2 हम कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर हमको प्लेन वेव फ्रंट बनाना पड़ेंगे क्योंकि रेज जो है वो पैरेलल आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर पैरेलल रेज इस इंटरफेस पर इंसिडेंट करवाते हैं, अगर हम यहाँ पर पैरेलल रेज इस इंटरफेस पर इंसिडेंट करवाते हैं, एक पैरेलल रे और दूसरा, ये दो जो रे है ये पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो हमने यहाँ पर टू रे डायग्राम की हेल्प से टू रे यहाँ पर यूज़ किया है। अब इसके वेव फ्रंट जो होंगे, इसके वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट होंगे। तो एक वेव फ्रंट हम इस ए पॉइंट पर बनाते हैं, ऐसे प्लेन वेव फ्रंट होंगे, है ना। इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे प्लेन वेव फ्रंट होंगे, है ना, ये ऐसे प्लेन वेव फ्रंट, है ना। तो ये प्लेन वेव फ्रंट होंगे। इस पॉइंट को हमने ए कंसिडर किया और इस पॉइंट को हम बी कंसिडर करते हैं। अगर ऊपर वाला मीडियम डेंसर है और नीचे वाला मीडियम रेयरर है तो यहाँ पर नॉर्मल से अवे रेज ट्रांसमिट होगी। तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल कंसिडर कर लेते हैं, ये नॉर्मल, एक नॉर्मल हमको यहाँ पर और कंसिडर करना पड़ेगा बी पॉइंट पर, और इससे रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट होगी। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे डेविएट हो गई। हमने मान लिया कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सॉरी थोड़ा सा डायग्राम आपको ध्यान से बनाना है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट हो गई। और यहाँ पर फिर से जो वेव फ्रंट होंगे वो पैरेलल होंगे, है ना। तो ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट पैरेलल, तो हमने यहाँ पर दो वेव फ्रंट बनाए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम एन कंसिडर कर लेते हैं और ये वाला पॉइंट हम एम कंसिडर करते हैं। ओके, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ओके, अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये आई होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये एंगल 90 माइनस आई होगा, और दिस एंगल विल बिकम आई। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, आई। सेम एज इट इज़ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होगा, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। और दिस एंगल विल बी 90 माइनस आर, और ये फिर से यहाँ पर आर हमारे पास हो जाएगा, ओके।
अगर हम एक ट्राइंगल देखें ए एन और ये बी पॉइंट था, ओके, हमको स्नेल्स लॉ यहाँ पर डिराइव करना है और हम यहाँ पर अब ट्राइंगल देख रहे हैं। एक ट्राइंगल हमने यहाँ पर बनाया इस डायग्राम से, ठीक है, ए बी और एन, और यहाँ पर ये एंगल जो है ए एंगल वो आई है ना। तो आई के सामने वाला ये जो 90 डिग्री के सामने वाला ये एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि पैरेलल अगर हम रेज की बात करें तो प्लेन वेव फ्रंट, और यहाँ पे ये प्लेन वेव फ्रंट है और ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 डिग्री है ना। ये क्लियरली समझ में आ रहा है हमको। और ये ए बी जो है वो हाइपोटेनियस है। ए एन जो है, अगर हम यहाँ पर एन बी की बात करें, इस लेंथ की बात करें, ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पर डेरिवेशन को आपको समझना है। अगर हम इस लेंथ की बात करें, यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ की बात करें, तो डेल्टा टी टाइम में ये डिस्टेंस कवर हो रहा है विथ वेलोसिटी v1, तो हम लिखेंगे v1 इंटू डेल्टा टी। ओके, v1 इंटू डेल्टा टी। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कवर, इस डिस्टेंस को कवर करने में डेल्टा टी टाइम लगा। सेम एज इट इज़ सेकेंड मीडियम में यहाँ से यहाँ तक ए से एम तक का डिस्टेंस कवर करने में, इस सेकंड ट्राइंगल में, नीचे वाले ट्राइंगल में ए से एम तक का डिस्टेंस कवर करने में डेल्टा टी ही टाइम लगेगा, है ना। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा v2 इंटू डेल्टा टी। ओके, तो फर्स्ट ट्राइंगल अगर हम देखें एन बी, तो ये वाला जो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, इसका लेंथ हो जाएगा v1 इंटू डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम साइन आई यूज़ करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हम साइन आई यहाँ पर यूज़ करेंगे तो साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एन बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ए बी। ओके, तो यहाँ पर साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है v1 इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ए बी। ये साइन आई का वैल्यू हमारे पास में आया। सेम एज इट इज़ साइन आर का वैल्यू हम नीचे वाले ट्राइंगल से निकालते हैं, तो ये हमारा जो हाइपोटेनियस था वो ए बी था। ओके, और बी से हमने एक वेव फ्रंट कंसिडर किया है, येलो कलर का वेव फ्रंट दिख रहा है एम तक। ओके, और यहाँ पर ये हमारा इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे है। तो इस रिफ्रैक्टेड रे ए एम का जो लेंथ होगा वो होगा v2 इंटू डेल्टा टी। और यहाँ पर हमको क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि दिस एंगल विल बी r। यहाँ से साइन r का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा ए एम डिवाइडेड बाय ए बी, और ए एम का वैल्यू कितना है वो है v2 इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ए एम एज इट इज़, है ना। तो ये हमारे पास में एक साइन r का वैल्यू आया और एक साइन यहाँ पर i का वैल्यू आया। ओके, अब यहाँ पर अगर हम ए बी दोनों का रेशो लेते हैं, तो यहाँ पर साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर का रेशो अगर हम ले तो वो क्या होगा, वो होगा v1 इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ए बी डिवाइडेड बाय v2 इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ए बी। ओके, तो यहाँ पर दोनों का रेशो लिया हमने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों का हमने रेशो लिया, तो यहाँ पर ए बी से ए बी तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, और डेल्टा टी से डेल्टा टी भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब अब हमको मिला साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, ओके, इज इक्वल टू v1। v1 का वैल्यू कितना है, v1 का वैल्यू है v1, अभी v1 रखते हैं और v2 रखते हैं। अब हमको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। हमको ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा अगर हम देखें तो c बाई वी होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा। तो यहाँ पर अगर हम v का वैल्यू, जैसे v1 का वैल्यू निकालना है तो c डिवाइडेड बाई ईटा 1, और v2 का वैल्यू अगर देखें तो वो हो जाएगा c डिवाइडेड बाई ईटा 2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू v1 का वैल्यू क्या पुट करोगे, v1 का वैल्यू पुट करोगे c डिवाइडेड बाय ईटा 1, और v2 का वैल्यू क्या पुट करोगे c डिवाइडेड बाय ईटा 2, और c से c फिर कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ईटा 1 साइन आई इज इक्वल टू ईटा 2 साइन आर। ओके, तो ये हमारे पास में स्नेल्स लॉ डिराइव हो गया, यही होता है ना स्नेल्स लॉ।
अगर आपने पढ़ा होगा तो यही हमारे पास स्नेल्स लॉ का फार्मूला होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर इस डेरिवेशन को ध्यान से देखें तो हमको सबसे पहले दो ट्राइंगल कंसिडर करना है, एक ऊपर वाला ट्राइंगल और एक नीचे वाला ट्राइंगल, और उसमें हमको साइन आई और साइन आर कंसिडर करना। अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर लिया तो सबसे पहले आप 2 बार ये डायग्राम बिगर देखे ड्रॉ करो और इसका डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगा अगर केवल और केवल डायग्राम आपने अच्छे से ड्रॉ कर लिया तो, क्योंकि यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। हम समझ जाते हैं कि एक बार अगर आप डायग्राम को सिस्टमेटिकली ड्रॉ करते हैं तो आगे का सीक्वेंस क्या होगा। तो इस डेरिवेशन में हमको सबसे पहले की पॉइंट जो होगा वो डायग्राम। तो जब कभी ये डेरिवेशन एग्जाम में इन केस आता है तो आपके माइंड में पूरा डायग्राम क्लिक हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट इसी का सी पार्ट हमारे पास में है। क्वेश्चन में गिवन है in a double slit experiment using light of wavelength 600 nanometer and angular width of fringe formed on distant screen is 0.1 degree. Okay, find the spacing between these two slide. Okay, यहाँ पर हम angular width की अगर बात करें, okay, slit fringe की angular width की अगर बात करें, okay, angular width कि अगर हम बात करें तो हमारे पास में फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय डी। लेमडा क्या है? वेवलेंथ, और डी क्या है? दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और अगर आप डिस्टेंट स्क्रीन की बात कर रहे हो, मतलब स्क्रीन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा है, तो साइन थीटा है ना, साइन थीटा में थीटा बहुत छोटा होगा, उसको अप्रोक्सीमेट थीटा आप लिख सकते हो, है ना। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, मतलब थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी गिवन है, और थीटा का वैल्यू कितना? 0.1 डिग्री। तो यहाँ पर जब कभी आप एंगल का वैल्यू अलजेब्रिक इक्वेशन में रखते हैं तो आपको हमेशा रेडियन में रखना होगा। तो ये लिखेंगे 1 डिग्री, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, और लेमडा का वैल्यू हमारे पास कितना है? 600 डिवाइडेड बाय डी हमको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर ये नैनोमीटर में आएगा। तो डी का वैल्यू अगर हम देखें, डी इज इक्वल टू, आगे सॉल्व करते हैं तो 600 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻9 मीटर हम लिखेंगे, क्योंकि नैनो का मतलब कितना होता है? 10⁻⁹। इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 34.39 इंटू 10⁻⁵ मीटर, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3.43 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ओके, तो यही है हमारा स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट। तो यहाँ पर हमने हाइगन वेव फ्रंट थ्योरी के कॉन्सेप्ट को देखा, हमने यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कॉन्सेप्ट को देखा, हमने यहाँ पर रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को भी देखा। तो यहाँ पर जो वेव ऑप्टिक्स है वो मैक्सिमम कवर कर लिया है एक ही क्वेश्चन में।